हाइट है, इसलिए ये टोटल दूरी हो गई आर ई प्लस एच। ये पृथ्वी की दूरी ओपी हो गई, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, दूरी। अब यहां पे जो हमारी जो क्षितिज, ये जो दूरी पृथ्वी से ये जो पृथ्वी से एंटीना की जो परास है, इस दूरी, ये पी क्यू दूरी है। पी की दूरी, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक होती है और इसकी तुलना में ये जो प्रेषित्र एंटीना है, प्रेषित्र एंटीना की ऊंचाई कम होती है, तो इसको हम लगभग इस दूरी को, जो पी एस दूरी है, पी एस दूरी को हम लगभग पी क्यू के बराबर ले सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक है, इसलिए ऐसा लेने में कोई असंगति नहीं मिलेगी। अब इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एस क्यू में ये यहां पे एस क्यू होगा, एस क्यू, यहां पे पी क्यू, पी क्यू ये दूरी है जो हमारी जो संचार, ये हमारा ट्रांसमीटर एंटीना हो गया, इसकी ऊंचाई एच टी माना। ये जो दूरी है ओ से पी, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ओ से क्यू, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या है। और इस प्रेषी एंटीना से जहां तक हम इस बिंदु को, जहां दूरतम बिंदु जहां तक हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको मिलाने वाली ये जो दृष्टि रेखा है, ये इस बिंदु पे पृथ्वी की जो वक्रता है उस पे ये स्पर्श रेखा होगी, अर्थात यह कोण जो है ये 90 अंश का होगा। अब हमारे पास जो दूरी हमने प्रेषी एंटीना से, वो दूरी निकालनी है जहां पे अधिकतम दूरी निकालनी, जहां तक सिग्नल को प्राप्त किया जा सकता है, और इसको हमने डी मान रखा है। तो ये जो दूरी डी होगी, ये जो डी जो ये पी क्यू दूरी है, ये जो है एस क्यू दूरी के बराबर माना जा सकता है। एस क्यू को हम लगभग मान सकते हैं पी क्यू, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या जो है बहुत अधिक होती है, इसलिए इस दूरी को, एस क्यू दूरी को लगभग पी क्यू दूरी, जो कि इस ट्रांसमीटर एंटीना की जो परास है उसके बराबर माना जा सकता है। तो एस क्यू जो है लगभग बराबर हो गया पी क्यू के, यानी कि बराबर है किसके, डी के। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एस क्यू में दूरी, ये वाली दूरी O से S वाली दूरी है OS, ये बराबर होगी आर ई प्लस एच। और बोधन पाइथागोरस प्रमेय से एस क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये एस क्यू का वर्ग ये हो जाएगा ओ एस का वर्ग माइनस ओ क्यू का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, और ये शेष दो भुजाएं होंगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एस क्यू का वर्ग, अब एस क्यू जो दूरी है, ये दूरी हमारी एस क्यू जो दूरी है, ये एस क्यू दूरी हमारी किस, पी क्यू के बराबर हो गई, और पी क्यू जो हमारी है डी के बराबर होगी। तो डी स्क्वायर बराबर हो गया ओ एस का वर्ग, ओ एस का वर्ग हो गया आर ई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, यानी कि आर ई का स्क्वायर। अब इसका विस्तार करते हैं। यहां पे अगर हम आर ई को कॉमन लेते हैं,
तो RE पहले पद में तो है, दूसरे पद में नहीं है, तो इसके लिए हम इसमें RE का गुणा करेंगे और RE का क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस प्रकार हम RE को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है, इसलिए RE का स्क्वायर कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ बचा RE, यहाँ पे था RE हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं H/RE का स्क्वायर माइनस RE का स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर हो गया RE का स्क्वायर। अब हम इस पद का विस्तार कर देंगे, तो ये हो जाएगा पहले का वर्ग यानी कि एक का वर्ग 1 प्लस दूसरे का वर्ग H स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर प्लस पहला पद गुणा गया दूसरा पद, 2 गुणा गया 1 गुणा गया H/2RE, तो ये हो जाएगा H/RE माइनस RE का स्क्वायर। अब चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में h जो है बहुत छोटी दूरी है, ht जो है बहुत छोटी दूरी है, इसलिए जब हम इसका वर्ग करेंगे, ये जो भिन्न मिलेगी हमें H/RE जो भिन्न मिलेगी ये छोटी होगी, और यहाँ पे इस भिन्न का क्या है, वर्ग है, और जब हम वर्ग करेंगे तो इसका मान और छोटा होगा, यानी कि इसको हम बहुत छोटा मान हो गया, इसको हम नगण्य मान सकते हैं। इस प्रकार हम इस वाले पद को छोड़ देंगे, तो हमारे पास मिला RE का स्क्वायर 1 प्लस 2H/RE माइनस RE का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब RE इसको पद का हम इस यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा RE का स्क्वायर प्लस 2H RE का स्क्वायर अपॉन RE माइनस RE का स्क्वायर। RE स्क्वायर प्लस का है, RE स्क्वायर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से RE से स्क्वायर है जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमें प्राप्त होगा 2HRE, तो D स्क्वायर बराबर हो गया 2HRE, तो D बराबर हो गया √2HRE। तो ट्रेसी एंटीना की जो परास है, जो इसको रेडियो क्षितिज भी कहते हैं, जो D बराबर होता है √2HRE, यानी कि ट्रेसी एंटीना से जो भेजे गए सिग्नल जो है ये अधिकतम दूरी 2H/2HRE दूरी तक ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम इसका भाग पृथ्वी की इस ट्रांस एंटीना के द्वारा उस भाग का क्षेत्रफल निकालें जहां तक ये सिग्नल जा पाते हैं, तो क्षेत्रफल होगा, उस भाग का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वो जो भाग सिग्नल यहां से सिग्नल जो चारों तरफ जाएंगे वो लगभग वृत्ताकार रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं, वृत्ताकार रूप क्षेत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए उस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, और त्रिज्या यहाँ पे d है तो d स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू 2HRE, 2 का आगे ला जाएंगे तो 2πHRE। इस क्षेत्रफल को, इस ट्रेसी एंटीना के चारों तरफ इस क्षेत्रफल तक इन संकेतों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे लाभान्वित होने वाली जनसंख्या को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हम इस क्षेत्रफल को जनसंख्या घनत्व से गुणा कर देंगे, तो कितने इस ट्रांसमीटर एंटीना के द्वारा कितना जनसंख्या उसको लाभान्वित हो सकती है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है कि संचार परास अथवा दृश्य रेखा दूरी, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं संचार परास अथवा दृश्य रेखा दूरी, वह दूरी जो अधिकतम दूरी होगी जो ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना के बीच जो दृश्य रेखा में पड़ती है। तो ये जो दूरी है ये ट्रांसमीटर एंटीना की परास और रिसीवर एंटीना की परास के योग के बराबर होगी। तो ये दूरी जो है ये ट्रांसमीटर एंटीना की परास है और ये दूरी जो है रिसीवर एंटीना की परास है। तो ये जो संचार परास होगी, संचार परास
बराबर dt प्लस dr। dt को हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, जो वर्गमूल 2h re प्राप्त होता है, और ये dr दूरी भी इसी प्रकार इसको भी प्राप्त किया जाएगा। तो ये भी 2h, ये ht ट्रांसमीटर एंटीना की हाइट है और hr रिसीवर एंटीना की हाइट है। तो इतना ये प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है संचार परास अथवा दृष्टि रेखा दूरी होगी हमारी। मॉड्यूलेशन, ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है कि इसमें सूचना संकेत से प्राप्त जो सूचना संकेत सिग्नल है, संकेत है, सूचना संकेत है, उनकी आवृत्ति निम्न होती है। उन निम्न आवृत्तियों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करके इससे उच्च आवृत्ति की मॉड्यूलेट तरंगों को प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति की मॉड्यूलक तरंगे या सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करके उच्च आवृत्ति की मॉड्यूलेट तरंगें प्राप्त की जाती हैं, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मॉड्यूलेशन की आवश्यकता, मॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता है? सूचना स्रोत से प्राप्त जो संकेत होते हैं उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। अगर उनको हमने ट्रांसड्यूसर की मदद से हमने विद्युत सिग्नलों में या विद्युत चुंबकीय सिग्नलों में परिवर्तित कर दिया, तो इन परिवर्तित सिग्नलों की आवृत्ति भी वही होती है जो सूचना संकेत की होती है। इनको अगर हम सीधे इनको प्रेषित के द्वारा इनको हम प्रेषित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं। सबसे पहली कठिनाई होती है एंटीना का आकार। एंटीना का आकार, जो एंटीना का आकार, जो ट्रांसमीटर एंटीना है, ट्रांसमीटर एंटीना का आकार जो जिन संकेतों को उस भेजा जाना है उन मॉड्यूलक तरंगों की आवृत्ति का होना चाहिए। यानी इस इनकी एंटीना का आकार तरंग दैर्घ्य की आकार का, इसको हम λ/4 भी ले, λ/4 लेना चाहिए इसको। तो λ/4 लेने के लिए अगर हम ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक है, इन तरंगों, इसमें सबसे बड़ी तरंग को अगर हम लेते हैं 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 2 × 10⁴ हर्ट्ज, इस तरंग आवृत्ति के लिए हम देखते हैं कि इसके लिए एंटीना का आकार कितना होना चाहिए। तो लैम्डा बराबर होता है c/ν। c प्रकाश का वेग, ν उन तरंगों की आवृत्ति जिन तरंगों को हमने एंटीना के द्वारा प्रसारित करना है। अब हमने यहाँ पे सबसे बड़ी आवृत्ति की तरंगे, जो श्रव्य आवृत्ति की सबसे बड़ी तरंगे हैं, जो आवृत्ति वाली तरंगे हैं 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 2 × 10⁴ हर्ट्ज। इसके लिए अगर हम इनको लेना है तो इसके लिए हम इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे